नेगोशिएशन या ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वही बात है बच्चे, मेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है क्या है, दैट इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। यस, द राइट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब भी क्या होता है, बाय ट्रांसफरिंग राइट्स देयर है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे आप क्यों कर रहे हो ट्रांसफर, ताकि उस इंसान को आप क्या कर सको, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की राइट्स ग्रांट कर सको। अब वो जो ट्रांसफर है बाय ऑर्डर भी हो सकता है एंड थ्रू बियरर भी हो सकता है। ठीक है, वही सारी चीजें लिखी बेटा। तो मोड्स ऑफ नेगोशिएशन बच्चे, इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बियरर बाय डिलीवरी, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। अब ये बात क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, मैंने तुम्हें हाथ में पकड़ा दिया। कंस्ट्रक्टिव मीन्स मैंने आपको बोल दिया कि यार आपका ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी है, आप ले लो, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, एक्चुअल तो हो गया, मैंने आपके हाथ में पकड़ा दिया। कंस्ट्रक्टिव कैन ईदर बी थ्रू इंडोर्समेंट, या मैंने एजेंट को पकड़ा दिया, या मेरे एजेंट ने तुम्हें पकड़ा दिया, या किसी तरीके से मैंने इंटीमेट कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। तो बच्चे, इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है, दोनों तरीके से। इंडोर्समेंट मींस राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक, अगर मैंने अपने नाम पे भी देना, मैंने किसी और को नहीं अगर देना चेक, तब भी मैं चेक के पीछे अपना नाम लिखूंगी या फिर रिसीट लगाऊंगी साथ में, है ना, डिपॉजिट रिसीट लगेगी बेटा। तो वही सारी चीजें, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ओके, so promissory note, bill of exchange payable to the bearer is negotiable by delivery thereof। तो बच्चे मेन बात क्या कह रहे हैं, अगर बियरर को पेबल है तो वो कैसे होगा, सिर्फ डिलीवरी देगा। ठीक है, अगर किसको पेबल है, बियरर को, तो वो कैसे होगा, ओनली बाय डिलीवरी। बच्चे, लेकिन अगर पेबल टू ऑर्डर है तो नाम भी लिखा होना चाहिए, डिलीवरी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है, promissory note, bill of exchange, check payable to order is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof। ठीक है, एग्जाम्पल, X drew a check for 50,000 payable to Y and delivered it to him। ओके, अब क्या हुआ, Y endorsed the check in favor of Z but kept it in his table drawer। बता दो, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब क्या हुआ ना बेटा, X ने क्या किया, एक चेक बनाया और Y को दे दिया। वाई ने क्या किया, जेड का नाम पीछे लिख दिया इंस्ट्रूमेंट के और अपने ड्रॉर में रख दिया, क्या डिलीवरी हुई है। सब्सिक्वेंटली वाई डाइड। ठीक है, एंड द चेक वाज फाउंड इन जेड, फाउंड बाय जेड, जिसको देना था, जिसका नाम लिखा हुआ था, उसने ड्रॉर में चेक कर लिया वाई के मरने के बाद कि अरे मेरे नाम को तो चेक काटा हुआ है इसने। समझ गए। In this case, Z does not become the holder of the check as the negotiation was not complete by delivery of the check to। ठीक है बच्चा, आगे समझिए, मैं फर्स्ट जैसे डिस्कस कर रही हूँ। एंड ये क्या है, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार एमटीपी में आ रहा है, हर बार, मतलब मैं देख ही रही हूँ। अभी तो इस बार एमटीपी अभी आपकी रिलीज नहीं हुई, आरटीपी चेक करते हुए हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो एमटीपी तो जब अभी आएगी, एक आधा महीना पहले ही आते हैं, एक महीना पहले, जैसे आपके अगर जनवरी में एग्जाम है तो दिसंबर में होपफुली, या नवंबर एंड में आपके पेपर जब रिलीज करेगा आईसीआई, तब पता चलेगा एमटीपी का स्टेटस, है ना। अभी आरटीपी में चेक कर लूंगी, हर बारी में आपको बता रही, पिछली दो आरटीपीज और एमटीपीज में ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या नेगोशिएशन विदाउट डिलीवरी कंप्लीट है। नो, इट मस्ट बी डिलीवर्ड, एंड डिलीवरी कैन ईदर बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मींस मैंने आपको दे दिया, कंस्ट्रक्टिव मींस मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया किसी भी तरीके से कि भाई आपका जो चेक है वो रेडी, आप ले लो। ठीक है बच्चे, negotiation by delivery, it is subject to the provisions of section 58, instrument obtained by unlawful means or for unlawful consideration, a promissory note, bill of exchange or check payable to the bearer is negotiable by delivery thereof। कह रहे हैं सिर्फ आपने सेक्शन 58 क्या कहता है, जहां पे आपने चोरी चकारी से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है, या फिर आपने क्या किया, किसी अनलॉफुल कंसिडरेशन के रिटर्न में अगर आपने दिया, मतलब कहने का एग्जाम्पल है, समझो कि किसी ने मुझे कोकेन दी और उसके बदले मैं उसको चेक दे रही हूँ, तो ये क्या है, अनलॉफुल अनलॉफुल कंसिडरेशन है बच्चे, अनलॉफुल कंसिडरेशन है, क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। यस, ठीक है, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, इफ द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नो।
valid essential law of a valid contract is that the consideration must be lawful. So अगर unlawful है तो obviously the condition is not met. ठीक है, कह रहे हैं उसको ध्यान में रख लो कि अगर अनलॉफुल है तो कभी डिलीवरी होएगी ही नहीं, कभी भी कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं। कह रहे हैं अगर वो सारी चीजें नहीं है, मतलब लॉफुल है, लॉफुल मीन्स आपको डिलीवरी हुई, लॉफुल मीन्स आपने ऑब्टेन किया ये जो भी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कह रहे हैं उस केस में अगर आपने चेक या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे किया टू द बियरर तो वो डिलीवरी के थ्रू ही हो। समझ गए, है ना? बात तो हुई है, बस इन्होंने यहाँ पे एक क्लॉज क्या ऐड कर दिया कि अगर अनलॉफुल मीन्स या अनलॉफुल कंसिडरेशन के अगेंस्ट अगर आपको प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक मिला है तो वो गलत है। अदरवाइज पेबल टू द बियरर ओके। ठीक है, बाय डिलीवरी। हाँ जी, समझ आया? एक्सेप्शन, promissory note, bill of exchange, check delivered on a condition that is not to take effect except in certain event is not negotiable except in the hands of the holder for value without notice of the condition unless such event happens। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पेबल टू द बियरर भी कब नहीं होगा, कह रहे हैं जब प्रॉमिसरी नोट वगैरह के साथ क्या है, एक कंडीशन अटैच्ड है। मुझे एक बात बताओ, जब हमने स्टार्टिंग ही करी थी चैप्टर की, हमने कहा था दे मस्ट द जो नेगोशिएशन है इट शुड बी अनकंडीशनल। सो बच्चे मुझे बताओ, अगर कंडीशन पे है तो क्या बच्चे नेगोशिएशन हो जाएगी? कह रहे नेगोशिएशन हो नहीं सकती। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आप कंडीशन पहले ही रखी हुई थी नेगोशिएशन से पहले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ ऐसा था कि अगर आप मुझे सेव दोगे तब मैं आपको चेक दूंगा, चलेगा ना? हाँ, तब तो चलेगा। तो कह रहे उस केस में जब तक सेब आएंगे नहीं तब तक चेक नहीं दूंगा, चलेगा। फिर से समझ लो, देखो वैसे तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, अनकंडीशनल होता है, कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं हो सकती। लेकिन बच्चे अगर तो वर्च्यू इज सच कि कंडीशन जो है उसके एक्सेप्ट करने पे इवन टेक होने के बाद ही डिलीवरी हो पाएगी तो ठीक है ना। इफ यू पे, इफ यू साइन दिस power of attorney or the registry in my name, only then I will make you the payment। चलेगा ना? ये तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑब्वियसली इट इज लीगल, इट इज परफेक्टली फाइन। आ जाओ फिर से रीड करते हैं, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवर्ड ऑन अ कंडीशन, ठीक है, दैट इट इज नॉट टू टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल। मतलब मैंने आपको चेक या प्रॉमिसरी नोट दिया और बोला कि अगर वो कंडीशन पूरी हो जाएगी तभी ये चेक जो है आप लगा सकते हो। तो कह रहे हैं तब तक तो वो नेगोशिएबल नहीं है, तब तक वो नेगोशिएबल नहीं है। लेकिन अगर ये इवेंट या कंडीशन फुलफिल हो जाए तो नेगोशिएबल हो जाएगा, है ना? मेरे पास सेब आ गए तो मैं चेक लगा सकती हूँ ना आगे, तुम लगा सकते हो मेरा चेक जो मैं तुम्हारे को काट के दे दूँ। यस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, the holder of a negotiable instrument payable to the bearer delivers it to B's agent to keep for B। The instrument has been negotiated। वो तो ठीक है, चाहे मैंने डिलीवरी बी को करी या उसके एजेंट को करी या उसके फैमिली मेंबर को करी, डिलीवरी हो गई है ना। पहला मतलब तो ये डिलीवरी का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा जो ए द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर, ठीक है। ए क्या है बच्चे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया है और पेबल किसको है, टू बियरर। बियरर नाम याद है, या तो लिखा है पे टू बियरर या फिर इंडोर्समेंट जो है ब्लैंक छोड़ी है, समझ गए। विच इज इन द हैंड्स ऑफ एज बैंकर। क्या कह रहे हैं, ए है, ठीक है, इसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, ये किसके पास, ए के बैंकर के पास ये चेक है, ठीक है। अब ये जो ए का बैंकर है ना, जिसने पेमेंट किसको करनी है, बी को करनी है, वो बी का भी बैंकर है। हो सकता है ना कि मेरा और साहिल सर का एक ही बैंक अकाउंट में अकाउंट है। यस, हाँ, ठीक है। हु इज एट द टाइम द बैंकर ऑफ बी ऑल्सो, ठीक है। जिसने पेमेंट करी है उसका भी बैंक सेम है, जिसको पेमेंट रिसीव होनी है उसका भी बैंक सेम है। समझ आ रही है अनुज? हाँ। डायरेक्ट्स द बैंकर, ए ने क्या किया, इसने बैंकर को कहा भाई सुन सुन कि जो ट्रांसफर होना है ना वो तू क्या करते हैं, बी के अकाउंट में डालते। तो बी का अकाउंट भी कहाँ है, इसी बैंक में। तो उसको तो क्या करना है, ए से बी में डालना है बस। इंटर बैंक, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है, है ना, इंट्रा सॉरी इंट्रा ब्रांच विद इन द ब्रांच ट्रांसफर है। यस,
ठीक है, द बैंक डज सो एंड अकॉर्डिंगली नाउ पोजेसेस द इंस्ट्रूमेंट एज बीज एजेंट। मेरी बात सुनो, पहले भी वो चेक ए का बैंक से सपोज एसबीआई के पास था, ठीक है, अब जिसको पेमेंट देनी है वो उसका भी बैंकर कौन है, एसबीआई है। पहले एसबीआई मेरा एजेंट था ना, क्योंकि वो चेक मेरे भी हाथ पे होल्ड कर रहा था। अब मैंने बैंकर को बोल दिया कि भाई तू ये बी के अकाउंट में डाल दे, तो अब बैंकर किसका एजेंट बन गया, बी का, और उसके फेवर में चेक होल्ड करके बैठा है। यस, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट हैज नाउ बीन नेगोशिएटेड एंड बी हैज बिकम द होल्डर ऑफ। चाहे क्या चेक उसके हाथ में आया, बी के नहीं आया, फिजिकल डिलीवरी तो नहीं है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दिस इज व्हाट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एजेंट को दे दिया ना, चाहे यहाँ पे बैंक एजेंट, चाहे घर वाला है, चाहे कोई और XYZ प्रिंसिपल एजेंट वाला कोई नौकर है या कुछ भी है, एनीथिंग एनीथिंग। समझ गए? हम्म? तो ये वाला ध्यान रखेंगे बेटा कि यहाँ पे बैंक जो है वो एजेंट होता है। ओके, नेगोशिएशन बाय इंडोर्स, अच्छा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 58, मतलब वही बात है कि अनलॉफुल मींस के थ्रू नहीं होना चाहिए। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ। बार बार यही बात लिखी हुई है कि अगर हमने पे किसको करना है बच्चे, ऑन ऑर्डर पे करना है, ठीक है, बियरर को नहीं करना। कैसे पे करना है, पेबल टू ऑर्डर है, तो वो कैसे होगा, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों। इंडोर्स मतलब नाम लिखना जरूरी है ना, नाम तो लिखना जरूरी है, तभी तो वो पेबल ऑन ऑर्डर होगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आज सुबह का ही, जिस वजह से मैं मेरी सर ने लास्ट वीक तुम्हारे सामने मेरे सामने चेक रखा, मैंने देखा नहीं ना, उसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ था मेरा, क्रॉस चेक था, दैट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू समबडी एल्स लाइक ऐसे, ठीक है। मैंने अपने चेक के पीछे अपना नाम और अकाउंट नंबर तो सब लिख दिया, मैंने भी नहीं चेक किया कि मेरा नाम भी लिखा। अब हफ्ते से वो चेक क्लियर हुआ नहीं, मैं अभी बैंक के पास गई तो उसमें देखा कि उसके ऊपर नाम ही नहीं लिखा हुआ। तो वो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर पेबल टू ऑर्डर है, इंडोर्समेंट हो गई है, डिलीवरी वाले आप बैंक ही है, उसमें नाम ही नहीं लिखा, तो क्या कभी भी डिलीवरी मानी गई है? तो नाम लिख के आई, तब उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ, जाओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा क्लियर। तो आई वाज वेटिंग, क्या हफ्ता हो गया क्लियर ही नहीं हो रहा चेक, के क्या हो गया। पहले तो मैं वेट करती रही कि छुट्टियां हैं, 2 अक्टूबर आ गई, फिर 3 को भी आई थिंक किसी वजह से छुट्टी दिया जो भी था, ठीक है। तो और 4 को भी इलेक्शन, 5th को इलेक्शन से ऐसा कुछ सीन था, मैं कि शायद में भी इस वजह से, बट इट वॉज इनकम्प्लीट। वाई, बिकॉज इनकोटे चेक का नाम भी नहीं लिखा हुआ, नाम भी नहीं लिखा हुआ, समझ गए? तो तब तक देखो, चाहे सारी डिटेल्स थी उनके पास, बट दे डिड नॉट क्लियर इट। व्हाई, बिकॉज इट वाज इनकम्प्लीट। व्हाई, बिकॉज द डिलीवरी वाज नॉट कंप्लीटली मेड, दो इट वाज पेबल टू ऑर्डर, है ना। क्रॉस चेक था, मैंने आपको बताया, तो अकाउंट में ही जाएगा, मेरा नाम भी लिखा हुआ, इंडोर्समेंट हुई भी है। बट अगर तुमने या तो लिखा होता पे टू बियरर, तो बियरर होता, या इंडोर्समेंट पीछे ना की होती, समझ गए ना। तो इस केस में बच्चे डिलीवरी हुई ही नहीं, समझ गए, अब हो गई, नाम लिखा ही नहीं। आज इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, delivery of instrument is essential whether the instrument is payable to the bearer or order for effecting the negotiation। मुझे एक बात बताओ, नेगोशिएशन के लिए डिलीवरी कंपलसरी है? यस, उसके बिना तो होगा ही नहीं ना बच्चे, ट्रांसफर हो ही नहीं सकता विदाउट डिलीवरी, है ना। ये लिखा है बच्चे, द डिलीवरी मस्ट बी वॉलेंट्री, जबरदस्ती तो नहीं मैं सर के सिर पे बंदूक रख के लिख सकती कि भाई मुझे पैसे दो, नहीं, इट शुड बी वॉलेंटरी, राइट। And the object of delivery should be to pass the property in the instrument to the person to whom it has been delivered। अब वो जो अमाउंट लिखा है उसके पीछे कारण क्या है, कि मुझे पैसे मिल सके। यस, द डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मैंने आपको बताया जब फिजिकली चेंज हुआ हैंड, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिव जैसे अभी बैंक का केस था, या किसी और के थ्रू हमने एक्सचेंज करा दिया, राइट। आ जाओ, एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क और सर्वेंट ऑफ द इंडोर्सी, जिसने इंडोर्स किया है, ऑन बिहाफ ऑफ द इंडोर्सर। इंडोर्सी होते जिसको मिला, इंडोर्सर होता है जिसने दिया, ठीक है। आफ्टर द इंडोर्समेंट होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट एज द एजेंट ऑफ द इंडोर्सर। मतलब कोई भी एजेंट है, मैंने आपको बताया, चाहे नौकर है, चाहे घर वाला है, चाहे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे बैंक है, कोई भी है, कोई भी है, अगर आपने उसको पेमेंट करी है, उसको चेक पकड़ाया, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पकड़ाया है, तो उसको हम कहते हैं,
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इंडोर्समेंट बेटा। इंडोर्समेंट का मतलब होता है राइटिंग ऑन द बैक। इंडोर्समेंट मीन्स राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सर डिलीवरी का मतलब होता है देना। मैं भी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज डिलीवरी, जस्ट बी वेरी केयरफुल। एक्चुअल डिलीवरी है कि तुम्हें पैसे देने थे, जैसे सर ने मुझे पैसे देने थे, चेक देके चले गए, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। अब क्या होता कि से सपोज सर ने चेक देना होता, मेरे बैंक में ही सीधा जाके जमा करा होता है ना, बैंक में भी जाके कोई डायरेक्टली पेमेंट करा सकता है नहीं, यस सर जाके सीधा बैंक पे कराए थे, या मेरे हस्बैंड को दे देते, या पुनीत सर को दे देते, किसी को भी और दे देते, ये तुम्हें पकड़ाते ही वृत्ति मैम को दे देना। उस केस में उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है बच्चे। उसके बाद Section 46 also lays down when an instrument is conditionally or for special purpose only, the property in it does not pass to the transferee even though it is endorsed to him unless the instrument is negotiated to the holder in due course. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर कोई कंडीशन अटैच थी सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर मुझे सेव मिलेंगे तब मैं तुम्हें चेक जो है दूंगी या तभी तुम क्लियर कर सकते हो, अभी तुम्हारे हाथ में पड़े तो तुम क्या हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, बट क्या नेगोशिएशन कंप्लीट हुई है, नहीं हुई। कब होगी, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंफ्यूजन है कोई तो अभी पूछ लो, सिंपल है, बट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन योर हेड, कोई खिचड़ी मचड़ी है तो प्लीज पूछो। मंजीत है ना, बस ठीक है। The contract on a negotiable instrument until delivery remains incomplete and revocable. The delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing of the negotiable instrument. क्या कह रहे कॉन्ट्रैक्ट जो है नेगोशिएशन का वो कब तक इनकम्प्लीट है या रिवोकेबल, रिवोकेबल मीन्स कैंसिलेबल है, हाँ, इनकम्प्लीट या कैंसिलेबल कब तक है, जब तक डिलीवरी नहीं। ठीक है, यही लाइन लिखी, कह रहे कि जो नेगोशिएशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक कैंसिलेबल है या इनकम्प्लीट है, जब तक डिलीवरी नहीं हुई। जब डिलीवरी हो जाएगी तो क्या कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, बट देन इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड, देन इट कैन ओनली डिसऑनर, वो आगे हम पढ़े, कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं स्टॉक पेमेंट नहीं दे सकता। ओके, तो बच्चे the delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing of the negotiable instrument। कह रहे डिलीवरी जो है वो सिर्फ ट्रांसफर वाले टाइम पे नहीं, लेकिन जिस टाइम मैं बना रही हूँ, किसके फेवर में बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, उस टाइम पे भी वो होनी चाहिए प्रेजेंट कंडीशन डिलीवरी की, इवन एट द टाइम ऑफ मेकिंग एंड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल डिलीवरी भी होनी चाहिए, नेगोशिएबल होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा बट चलो लैंग्वेज लें। The rights in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered। कह रहे जब तक डिलीवर नहीं होगा क्या राइट्स इंडोर्सी को ट्रांसफर हो जाएंगी, नहीं होंगी। इंडोर्सी कौन होता है, जिसको रिसीव हुआ है, यस बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद if a person makes endorsement of the instrument but before the same could be delivered to the endorsee the endorser dies। अब बताओ, ये वाली मैं बात बता चुकी, कह रहे हैं कि अभी इंडोर्समेंट कर जब बना दिया चेक, इंस्ट्रूमेंट बना दिया बट डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है, इंडोर्सर मतलब जिससे देना है चेक वो मर गया। ठीक है, इंडोर्समेंट हुई नहीं, अभी क्या डिलीवरी नहीं हुई, उससे पहले इंडोर्सर मतलब जिसने देना है वो मर गया, तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर सकते हैं, नो। अपने आप से नहीं बोल रही थी, ये लाइन देखो, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयर। ओके, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, क्योंकि व्हाट आई थिंक इज दिस कैन बी आस्क्ड एज अ केस स्टडी दिस टाइम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मतलब मुझे दिख रहा है मैं आपको साथ के बता रही हूँ कि हाई चांसेस है इसमें से आएगा, बाकी पेपर वाले टाइम पे या उससे पहले आई विल ट्राई कि मैं आपको इम्पोर्टेंट लिस्ट जो है दे दूँ, कि इसके ऊपर 100% फोकस होना है कि 85 to 90% पेपर उसमें से आएगा ही आएगा। लेकिन वो तब फायदा है जब लर्न आज सब कुछ होगा। Delivery when effective between the parties, which is negotiation of instrument between the parties as between parties standing in immediate relation। कह रहे कैसे होगी डिलीवरी पार्टीज के बीच में, जब इमीडिएट रिलेशन मतलब डेटर क्रेडिटर सप्लायर और कस्टमर या कोई भी तरह का मतलब उनके बीच में
कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो, ठीक है। हाउ डिलीवरी इज टू बी मेड, डिलीवरी टू बी इफेक्चुअल मस्ट बी मेड बाय द पार्टी मेकिंग, accepting or endorsing the instrument by a person authorized by him or in his behalf। कह रहे कैसे डिलीवरी होगी, जो इंसान बना रहा है एक्सेप्ट कर रहा है या ड्रॉ कर रहा है या इंडोर्स कर रहा है, कह लो जो भी है, वो क्या कर रहा है बच्चे खुद, या तो तुम्हें ऑथराइज करेगा तुम पेमेंट ले लो, या फिर उसके बिहाफ पे कोई इंसान को ऑथराइज कर। सिंपल बात है। आज अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कैन नॉट negotiate by delivery only a promissory note, bill of exchange or check payable to the order and endorsed by a deceased but not delivered। कह रहे हैं बन चुका है पर डिलीवर नहीं हुआ है, तो तुम अपने आप से जो है चेक उठा के डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। a legal representative is not the agent of the deceased। एजेंट कब होगा, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमने बोल दिया होता है कि चेक दे देना, तब वो एजेंट बन जाएगा, तब कर सकता है वो। समझ गए ना बात। हाँ। Therefore, a legal representative cannot complete the instrument if the instrument was executed by a deceased but could not be delivered before because of his death। अब वो कह रहे हैं वो अपने आप से कंप्लीट भी नहीं कर सकता डिटेल्स वगैरह डाल के। समझ के बाद as between such parties and holder of instrument other than a holder in due course। कह रहे हैं अब से सपोज कोई इंसान जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब उसको इंडोर्समेंट नहीं की गई या उसको राइट्स ट्रांसफर नहीं की गई, ठीक है। इट मे बी शोन दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली, एंड जब तक कि वो स्पेशल पर्पस पूरा नहीं होगा क्या नेगोशिएशन कंप्लीट होती है, नहीं होती, वही लिखा है, ठीक है। तो उस केस में क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, नहीं है, वो कब होगा, जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। सिंपल, बस याद रखना है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब बच्चे ये मैंने आपको बता दिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं लास्ट 2 टाइम्स तो बता ही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों बार आया है। सो अभी आई कैन नॉट से इफ दिस इज 100% गोइंग टू बी आस्क्ड, रीजन इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड ट्वाइस इन द पास्ट 2 attempts। But according to me, obviously, this is something which is a base. But if ICI wants to divert and just does not want to go with the something which is very common, common में नहीं जाना चाहता कि वो कहे कि हाँ यार अब पता ही है इनको कि 138 आना, तो वो ये नहीं डाले। बट ये ऐसा सेक्शन है जो कि पूछना चाहिए, मतलब मजेदार कुछ इनको अगर डालना है तो वो इसमें से डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या कह रहे हैं। डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट सेक्शन 138 to 142। बच्चे अब ये क्या कह रहे हैं, डिसऑनर समझते हैं, बाउंस होना चेक, क्या होता है, बाउंस होना। ये जो है बाउंस होने की, बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या बहुत सही बात है कि अगर तुम्हारा चेक बाउंस हो रहा है कि क्रेडिट वर्दिनेस खराब होती है, खराब होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ट्रेडर है, अपनी सेविंग्स अकाउंट की बात करो, करंट अकाउंट है किसी, ठीक है, अगर बचा उस बंदे के चेक्स बाउंस होंगे, मुझे एक बात तो, क्या बैंक उसको इजीली कभी ओवरड्राफ्ट या लोन देगा, क्या उसके ऊपर लोग विश्वास करेंगे उधार के? तो जब तुम किसी का विश्वास तोड़ रहे हो तो बच्चे क्या उसकी कोई पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए लॉ में? तो यहाँ पे ना वो कहते हैं कि तुम्हारी सिविल पेनल्टी नहीं है, तुम किसी और का नुकसान कर रहे हो, ठीक है, किसी और का नुकसान कर रहे हो तो तुम क्रिमिनली पेनल्टी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्रिमिनल पेनल्टी क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? हाँ, तो डिसऑनर ऑफ अ चेक, डिसऑनर ऑफ अ चेक इज what it attracts what criminal penalties, criminal offense है ये, या चार्जेबल ऑफेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और वो जो पेनल्टीज है वो कहाँ गिवन है बच्चों, 138 के अंदर गिवन है, कहाँ गिवन है? हाँ। अब डिसऑनर ऑफ चेक इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन अकाउंट, पहले तो मैंने देखो हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, हम सिर्फ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दोगे दिव्या। बच्चे क्या होता है ना, से सपोज मेरा बैंक अकाउंट है, या तो मेरे बैंक अकाउंट में जब मैंने चेक काटा था मेरे पास पैसे बैंक में नहीं थे, पहली चीज। दूसरा, जितना मैंने चेक काट दिया उतना मेरे बैंक अलाउ नहीं करता था उतनी पेमेंट करने के लिए, लिमिट्स हो सकती है ना कि इससे ज्यादा आप चेक जो है नहीं काट सकते एक बारी का, होता है। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी नहीं बचे,
बस स्पेसिफाइड है कि इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। यस और नो? तो जैसे सेविंग्स अकाउंट में देखो हर बैंक का अलग होता है, मेरे बैंक का 1 लाख से ज्यादा एक दिन में मैं विड्रॉ नहीं कर सकती। ठीक है, हर हर बैंक का अलग अलग होता है कि एक बारी में आप एटीएम से 40,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, सारे दिन में इतने से ज्यादा नहीं कर सकते, वो हर ब्रांच टू ब्रांच बैंक टू बैंक डिफर करता है, वो चीजों में नहीं में जा रही। अभी सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखने वाली है, ध्यान दो, इधर देखो यार, मजा नहीं आता ऐसे दिव्यम। पहली चीज तो क्या है बेटा, कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है जितने का आपने चेक काटा। दूसरा क्या है कि आपने चेक काटा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं बट उतना अलाउड नहीं था वन टाइम पेमेंट। तो उन दोनों केसेस में चेक क्या हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसऑनर हो सकता है। और अगर डिसऑनर होगा तो पेनल्टी अट्रैक्ट होगी होगी। पर कुछ ऐसे केसेस हैं, ध्यान देंगे, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, जो कि अभी पिछली बार बना है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डिसऑनर की पेनल्टीज अट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, वो कौन सा केस है? डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसको तुम कहते हो +2 में, कि मैंने किसी को से सपोज डोनेशन देना था, उसके लिए चेक काट के दे दिया और वो बाउंस हो गया, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं काट सकता। मैंने किसी को चैरिटी करी, रिलीफ फंड में कुछ भी गया, कुछ भी, जो मैंने किसी को इन रिटर्न मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, फ्री में दे रही हूँ, है ना। वो गिफ्ट हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, स्कॉलरशिप, कुछ भी ऐसा हो सकता है, एड हो सकती है, हेल्प, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बच्चे उन सब केसेस में सेक्शन 138 की पेनल्टीज अट्रैक्ट नहीं होगी। अब मेरे बैंक अकाउंट में बच्चे पैसे भी हैं, सुनो एक और कहानी सुनो, सुनेंगे दिव्यम। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, मैंने अंडर लिमिट लिए किसी को चेक काट के दे दिया। दिक्कत क्या हुई? मैंने बैंक को स्टॉप पेमेंट दे दी। स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट समझते हैं? बोल दिया कि इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करो। सुन रहे हो? yes, या फिर मैंने जो होल्डर था ना, जिसको मैंने चेक काट के दिया, उसको प्लीड करने लगी, रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर पड़े, भाई प्लीज चेक मत लगा। समझ गए? ये सारी चीजें भी क्या होती है, डिसऑनर होती है। क्या होती है? तुम ना बैंक को मना कर सकते हो एक बार जब तुमने चेक काट दिया, ना ही तुम होल्डर को मना कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीड कर सकते हो कि चेक मत लगाओ। अगर तुमने ये किया तब भी डिसऑनर की पेनल्टी जो है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138 जो है अट्रैक्ट। ये मैंने आपको पूरी ऊपर से मोटी मोटी प्रोविजंस 138 से 142 बता दी। ठीक है, अब हम इसको स्लोली रीड करें। ठीक है, आज मतलब मैं सिर्फ यही 142 तक ही आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये अच्छे से लर्न हो। ये नहीं कराऊंगी, प्रेजेंटमेंट अलग से ही टॉपिक है 8th वाला, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको ये 2 पेज कराने, लेकिन हो सकता है कि मैं लिखवाऊं या रिपीट करूँ। ठीक है, 2 पेज कराऊंगी बस आज, ये वाली और। ठीक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये फेवरेट क्वेश्चन टाइप है। अब ये मैं गारंटी नहीं दे सकती कि इस बार भी आएगा, पर लास्ट 2 अटेम्प्ट मैंने 100% गारंटी दी थी और ये आया है, दोनों अटेम्प्ट में आया। ठीक है, इसके साथ पिछले से पिछले टाइम में प्रेजेंटेशन का आया था, और पिछले टाइम में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी कुछ मतलब बताया हुआ था कि इसमें से आना, ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा, अभी चेक कर लूंगी मैं, कोई नहीं। ठीक है, तो एक बारी मैं पैटर्न भी चेक करूंगी, सो दैट इवन आई हैव अ रफ आइडिया कि तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आधा दिन दो, मतलब मुझे कुछ ऐसे अगर रिलीज होने दो फिर बता। Which is dishonor of check for insufficiency etc. of funds in the account, section 138. When a check drawn by a person on an account maintained by him with a banker, obviously account का maintained होगा banker के पास। अब मैंने अपने बैंक पे ही बनाया होगा ना, है ना, पैसे किससे कटेंगे, मेरे बैंक अकाउंट से, तो मेरे बैंक अकाउंट पे ही बनेगा। फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, पैसे कोई भी जो देने हैं, टू अनदर पर्सन फ्रॉम द अकाउंट, ऑब्वियसली, है ना, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे दूसरे इंसान के लिए। फॉर द डिस्चार्ज इन होल और पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी, किस लिए चेक काटा? क्योंकि मैंने पेमेंट करनी थी उस इंसान की लाइबिलिटी अपनी पूरी करने के लिए, चाहे पार्ट में चाहे फुल।
हो सकता है मैंने 10 लाख की पेमेंट करनी थी, मैंने एक बारी के लिए चेक 30,000 का काट दिया, 1 लाख का काट दिया, कुछ भी काट दिया, तो इन पार्ट वो भी अलाउड है ना, कर सकते हैं। हाँ, या पूरी की पूरी 10 लाख तक की पेमेंट का भी कर सकती हूँ। यस, तो चेक गिवन एज डू, ये देखो ये ना अब बच्चे वो है कि लगता है ना कि ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको बताया केस लॉ बन जाता है। आई थिंक डोनेशन का ही आया था इस बार। A check given as gift or donation or as a security in discharge of mere moral obligation or for illegal consideration, ध्यान दो, for illegal consideration would be outside the purview of this section. That means ये क्या कहानी बोल रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपने चेक काटा एज गिफ्ट, मैंने अपने नेफ्यू को पैसे देने थे, चेक काट के दे दिया, गिफ्ट है। डोनेशन मैंने हो सकता है कोई मंदिर बन रहा था वहां पे, कोई चेक काट के दे दिया पेमेंट के लिए। एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन, इसलिए नहीं सिक्योरिटी फॉर हाउस वगैरह नहीं, मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? हाँ, जिससे कि कह लो कि यूनिसेफ, समझ आए, बच्चों के लिए, या फिर कह लो बेबन के लिए, खाने के लिए, समझ गए, मॉरल ऑब्लिगेशन है एज ए ह्यूमन बीइंग। या कोई उस दिन तुम्हारे सामने वो सरदार जी आए थे, है ना, वो भी क्या था, एक तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन था। व्हाई? बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन अ सोसाइटी, एवरीबॉडी हैड टू पे इट, सो इवन आई हैड टू पे। समझ लो, दशहरा वगैरह के लिए आते हैं चंदा इकट्ठा करने, क्या तुम मना कर सकते हो कि मैं नहीं दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे आपको 50 रुपए देने हैं, जो भी देने हैं वो तो तुम्हारी अपनी होती है कि तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, बट देने तो पड़ते ही हैं। यस, तो बच्चे कह रहे हैं मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन अगर इन सब के लिए, या फिर इलीगल कंसिडरेशन, मतलब वही बात है कि मैंने तुमसे कोकेन लिया और उसके बदले तुम्हारे को चेक दिया, तो इलीगल कंसिडरेशन है ना, कोकेन, ओपीम, ऐसी ऐसी चीजें इलीगल है। यस, तो बच्चे इन सब केसेस में अगर मैंने आपको चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया, तो कह रहे हैं तब 138 अट्रैक्ट नहीं होगा, इट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ दिस सेक्शन, दैट मींस 138 अप्लाई नहीं होगा, 138 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इज रिटर्न टू द बैंक अनपेड, मतलब डिसऑनर हो गया, ईदर बिकॉज ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग और टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे कम है, या फिर that it exceeds the amount arranged to be paid from the account by an agreement made with the bank, कि मतलब मैंने बैंक के साथ, मेरा बैंक कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आप एक चेक नहीं काट सकते, तो मैं नहीं काट सकती ना, दैट इज एन अग्रीमेंट। मैंने अगर बैंक अकाउंट खोला तो साइन करते हैं ना, करते हैं ना, वो अपनी मर्जी मनवाते हैं ना। हाँ, हम लड़ तो नहीं सकते कि मुझे आज 10 लाख रुपए चाहिए तो कैसे नहीं काटेगा, चुप हो तो बैठ जा, नहीं है, बैंक की पॉलिसीज है, समझ गए। Such a person shall be deemed to have committed an offence and shall be punishable with a imprisonment which may extend up to 2 years or a fine which may extend to twice the amount or both। ये मैंने आपको पहले दिन कल भी बताई थी। क्या पेनल्टी बच्चे? 2 साल तक की जेल या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। से सपोज आपने चेक जो है 50,000 का काटा था, तो कितने तक का आपको पेनल्टी लग सकती है? 1 लाख तक की, 1 लाख तक की, जरूरी नहीं 1 लाख की लगेगी, अप टू बोले ना, अप टू मतलब 1 लाख से ज्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। और बोथ मतलब जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, ठीक है। तो ये रट्टा मारना ही मारना, ये जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये have committed an offense, ठीक है, and shall be punished with an imprisonment which may extend up to 2 years or with a fine which may extend to twice the amount or both। ये रट्टा है तीन। हाँ, क्या बोल रहे हो? कब सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होगा, सुन लेंगे अब। When section 138 shall not apply unless the below conditions are complied with, मतलब कह रहे हैं अगर ये वाली कंडीशंस अप्लाई नहीं हुई तो 138 जो है अप्लाई नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, कहानी सुन लो। कह रहे हैं 138 कब नहीं अप्लाई होगा? अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, अगर ये फुलफिल होती है तो ऑब्वियसली 138 अप्लाई होगा। यहां समझेंगे टाइम पीरियड है, आई वॉन्ट एवरीबडीज अटेंशन योर, ठीक है। चेक प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड, वही है कितना, 3 महीने या उससे पहले, ठीक है। कि अगर चेक जो है 1 अक्टूबर को कटा है तो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, 1 दिसंबर जनवरी तक, 1 जनवरी से पहले पहले आपको चेक जो है लगाना पड़ेगा बैंक के पास, आप अपने पास सदैव रख नहीं सकते उसको, ठीक है। अगर उसके ऊपर टाइम पीरियड यही है कि ये जो बैंक है 1 महीने तक ही वैलिड है, ठीक है, पर मैक्सिमम यूजुअली क्या होता है,
The check has been presented to the bank within a period of 3 months from the date on which it was drawn or within the time period of validity whichever is earlier. अगर वैलिडिटी कितनी है 1 मंथ है तो कितने में लगाओगे 1 मंथ या 3 मंथ? अगर 15 दिन है और 3 महीने तो 15 दिन, और अगर कुछ नहीं है तो the demand for the payment through the notice, the payee or the holder in due course of the check, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of the money by giving a notice in writing to the drawer of the check within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid. क्या कह रहे? सुनो, कह रहे तुमने वैलिड पीरियड के अंदर अंदर चेक लगा दिया, तुमने वैलिड टाइम पीरियड के अंदर अंदर चेक लगा दिया, अब क्या हुआ, चेक जो है डिसऑनर है, ठीक है, मुझे मैसेज आता है और जिसका चेक होता है उसको भी मैसेज आता है, दोनों पार्टीज को जाएगा, ठीक है, पेई को भी जाएगा और ड्रॉर को भी जाएगा कि भाई आपका जो चेक है वो क्या अनपेड था एंड हैज बीन रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, ठीक है। तो कह रहा है उसके 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर कह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी नोटिस देके, किसको, जिसने चेक काट के दिया। अब से सपोज सर ने अगर मुझे चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया, मैंने तो देखो क्या हफ्ते के, मैंने तो उसी टाइम लगा दिया था नेक्स्ट डे, फिर भी चलो आज अगर लगा तो हफ्ते के अंदर अंदर मैंने चेक लगा दिया ना, थ्री मंथ्स के अंदर अंदर लग चुके हैं। एंड क्या है, अगर से सपोज इट इज डिसऑनर्ड टुडे, डिसऑनर हो गया, सर को भी मैसेज आएगा मुझे भी जाएगा, अब मैंने क्या करना है, सर को राइटिंग में, इट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग में मैं नोटिस दूंगी कि सर आपने जो चेक दिया था ना वो डिसऑनर, ठीक है। तो जिस दिन से डिसऑनर हुआ उस दिन से 30 दिन का टाइम, कितने दिन का टाइम, मतलब 1 महीना मिल रहा है, 30 डेज में मुझे सर को इन्फॉर्म करना है इन राइटिंग दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, प्लीज मेक द पेमेंट सून, यस राइट, समझ गए। उसके बाद कहानी सुनो, the failure of the drawer to make the payment to the drawee of such check fails to make the payment of the said amount of the money to the payee or as the case may be the holder in due course within 15 days of the said receipt of the notice। मतलब क्या कह रहे हैं, पहले 3 महीने के अंदर अंदर मैंने चेक लगाया, सुनो टाइमलाइन बनवा दूंगी एक, 3 महीने के अंदर अंदर आपको चेक लगाना जरूरी है या फिर वैलिडिटी पीरियड, ठीक है, वो हो गया, वो आप सबने लगा दिया, उसके बाद चेक क्या हो गया, डिसऑनर हुआ, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, उसके कितने दिन के अंदर अंदर आपने इंटीमेट करना है, 30 डेज, 1 मंथ नहीं लिखेंगे, 3 मंथ, 30 डेज, कितना 30 डेज के अंदर अंदर आपने राइटिंग में जो है ड्रॉर को बताना कि भाई तेरा चेक जो है डिसऑनर हो गया तो पेमेंट कर दे, उसके 15 दिन और मिलेंगे, कितने दिन और मिलेंगे, किसको, ड्रॉर को, तो पेमेंट करेगा, तो टोटल 45 दिन मिले कि नहीं मिले, क्योंकि जिस दिन मुझे मैसेज आया होगा डिसऑनर को सर का भी आया होगा, तो वो 30 डेज उनको भी पता चले वह, लेकिन उसके अंदर अंदर उनको जाके बोलूंगी, तब कह रहे इनिशिएट होगी प्रोसीडिंग्स। अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मैं 30 दिन तक कुछ कहा नहीं ना, तो मैं इनके अगेंस्ट केस भी कर सकती हूँ, समझ आ गई बात। 30 डेज के अंदर अंदर मुझे सर को इन्फॉर्म करना है दैट द चेक हैज बीन रिटर्न्ड डिसऑनर एंड प्लीज मेक द पेमेंट, एंड from the lapse of those 30 days he still gets 50 days, 30 दिन तक, उसके बाद 15 दिन इनको और मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। अगर अब वो 30 + 15 मतलब 45 दिन के अंदर अंदर दोबारा से पेमेंट नहीं हुई तो 138 जो है ट्रैक हो जाएगा, समझ आ गई। आगे देख लो, बोलो। नहीं बेटा, ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने एक दिन में, पहले दिन में इंटीमेट कर दिया, ये खुला डुला लगता है कि आप लेट से लेट जाओ तो आपको क्या लगता है 3 महीने तक मेरे पास चेक पड़ा होगा, 3 महीने तक मैं वेट करूंगी फिर चेक लगाने के लिए, ये तो खुले डुली लिमिट्स थी मैं कि आप कहीं बाहर गए हुए हो, आपको पता नहीं चला, आप इंटीमेट नहीं कर पाए, इंसान फाइंडेबल नहीं था, ट्रेसेबल नहीं था, कॉन्टैक्टेबल नहीं था, कुछ भी रीजन थी, तो ये खुला डुला आपको 45 डेज लिखा हुआ है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है 45 डेज, तो आपने पेपर में तो ऐसे लिखना है, प्रोविजन लिखनी होती है, तो आप ऐसे, हाँ ऐसे लिखना है बेटा, पहले 30 डेज एंड देन 15 डेज, दैट मींस टोटल विंडो पीरियड ऑफ 45 डेज। यस, लिखना आपने, ये ज्यादा दिमाग में लगाओ, कंफ्यूजन होती है, मुझे पता है बच्चे, मेरे को पता था ये क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि मुझसे लास्ट बैचेस में पूछते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे मैं अपने आप से कुछ बोल नहीं सकती जब तक कि लिखा नहीं हुआ लो, तो टाइम पीरियड बना लो, देखो ध्यान से कर लो, चेक रिसीव्ड,
ठीक है, चेक रिसीट उसके 3 months और वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर, लगाओगे चेक। ठीक है, फिर क्या होगा, डिसऑनर। डिसऑनर की कितने दिन में बताओगे, 30 days के अंदर अंदर क्या करना है, राइटिंग में नोटिस दो, नोटिस इन राइटिंग। किसको दोगे, ड्रॉअर। ठीक है, इतनी चीजें नहीं लिखूंगी पर शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं सिर्फ। फिर बच्चे उसके कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, हाँ, यहां से मतलब आपने दे दिया तो 15 days का विंडो पीरियड उसको और मिलेगा, 15 days टू मेक पेमेंट। ठीक है, इसके बाद 138 की प्रोविजन सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर मैंने 3 महीने के अंदर अंदर चेक नहीं लगाया तो क्या डिसऑनर हुआ, मेरी किसी और की गलती नहीं, वो मेरी गलती है, तो 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। डिसऑनर हो गया, मुझे पता चल गया और उसके भी 30 days के अंदर अंदर मैंने इंटीमेट नहीं किया, तो मेरी गलती है, वो किसी और की गलती नहीं है, तो 138 अप्लाई होगा ही नहीं। अगर मैंने इंटीमेट ही नहीं किया और उसके बाद तो 15 दिन से क्या ही काउंट करोगे ऑब्वियसली, है ना। ये वो इंटीमेशन के 30 days के अंदर अंदर वो पेमेंट करें, 15, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बना लो फिर ये आओ सी भी पढ़ा दूं। एंड है ना 30 की बात। ठीक है, फेलियर ऑफ द ड्रॉर टू मेक द पेमेंट, द ड्रॉर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई एज अ केस मे बी विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच नोटिस। जिस दिन भी नोटिस मिल गया उसके 15 दिन के अंदर। ठीक है, the explanation for the purpose of this section, debt or other liability means any legally enforceable debt or other liability। क्या वो unlawful illegal हो सकता है, नहीं हो सकता। Therefore we may conclude that the complainant मतलब जिसने complain करी है can file after कितने days, 45 days of dishonor of the check, that is 30 of notice plus 15 of receipt of the said notice। ठीक है, तो मैं कब केस फाइल कर सकती हूँ, आफ्टर 45 days। समझ आ गई, इतना टाइम पीरियड हम देते हैं दूसरे इंसान को कि तो पेमेंट करते। समझ आ गई बात, एग्जाम्पल देखेंगे आज। एक्स इशूड अ पोस्ट, अच्छा अब दो कहानी है बच्चे, एक पोस्ट डेटेड होता है, एंटी डेटेड होता है। क्या होता है पोस्ट डेटेड एंड एंटी डेटेड। जैसे आज लिख लो 3 महीने बाद की डेट। 3 महीने बाद की तो नहीं होगी, मतलब हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद। यस, एंड एंटी डेटेड एडवांस, मतलब जो हम यूजुअली होता है वो कौन से चेक्स होते हैं, एंटी डेटेड चेक्स होते हैं। आ जाओ दिखा देती हूँ मैं, इसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ। एंटी डेटेड चेक्स क्या होते हैं बेटा, जैसे अगर सर ने मुझे 30th को चेक दिया तो उसके बाद डेट किसकी थी, 28th की थी। हाँ, तो मतलब मैं उसके बाद से जब मर्जी लगा सकती हूँ। पोस्ट डेटेड हो गया कि उन्होंने मुझे डेट ही कब की लगा के दी थी, 15 अक्टूबर की लगा के दी थी, तो उससे पहले वो चेक मैं नहीं लगा सकती। तो मैंने वो बोल दिया ना, HDFC। Positive check is a valid check which the banker honors only when the date it bears arrives। ठीक है, और डेट क्या है, फ्यूचर डेट है। एक मिनट सॉरी रुको, पोस्ट डेटेड में फ्यूचर डेट है। एक सेकंड मुझे ढंग से करने दो, रुको। एंटी डेटेड, सो पोस्ट डेटेड करते हैं। It involves the process of informing the bank with a written instruction to add to each bank policies. No.
इट इज अ फॉर्म ऑफ चेक ड्रॉन विद द फ्यूचर डेट रिटर्न ऑन इट। ठीक है, वो मैंने उल्टा बोल दिया। एंटी डेटेड क्या होता है, जिसमें पहले की डेट होती है, मतलब आप जिस दिन से चेक मिला उसके बाद लगा सकते हो। पोस्ट डेटेड हो गया, जिसमें हमने यही बात करी थी, हाँ यही बात करी थी, ठीक है सॉरी, राइट। तो पोस्ट डेटेड क्या हो गया, जिसमें बाद की डेट है, हाँ यही बना था हमने। पोस्ट मीन्स जिसमें बाद की डेट है, यस। ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया 15 अक्टूबर की डेट है, चेक मेरे पास आ जाए, पर मैं लगा कब सकती हूँ, 15 अक्टूबर के बाद। ठीक है। यस मैम। तो लिख लो, थोड़ा सा लिखना। Assume that today is 27th. Generally, if you write a check, you will write the current date, but when the write a date which is later than, हाँ ठीक है लिखो। देखो, post dated check is a check. Post dated check is a check which bears which bears which bears a date which bears a date which bears a future date, कर लो बस simple भाषा में, which bears a future date, which bears a future date. एंटीडेटेड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एंटीडेटेड चेक्स बियर बियर करंट डेट ऑन विच इट इज फ्रॉम। ठीक है बच्चे, आगे समझ, है ना। तो बच्चे अब ये एग्जांपल देखेंगे, ये कह रहे एक्स इशूड अ पोस्ट डेटेड चेक टू वाई ऑन अकाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, मतलब कि तू इसको 5 दिन बाद लगा सकते हैं। ठीक है, 5 दिन बाद की उसमें डेट है। X instructed the bank to stop the payment due to unavailability of adequate amount in the account. बताओ, stop payment कर सकते हो? नहीं कर सकते। Here, in the instance, 138 of the act is retracted when the check is dishonored on the account of stop payment. तो stop payment का मतलब भी क्या है, dishonor। मैंने बताया ना कि stop payment नहीं कर सकते, plead भी नहीं कर सकते। ठीक है, and उसके बाद कह रहे हैं send to the drawer's account post dated irrespective of insufficiency of this. The post dated check is deemed to have been drawn on the date it bears, and the 3 months period is presupposes of section 138 is counted from that date. मतलब अगर तो चेक है उसमें 15 अक्टूबर की डेट है, तो बच्चे 3 महीने किस दिन से काउंट होंगे, हाँ 15 से 3 महीने। फिर उसके बाद जिस दिन डिसऑनर हो गया उसके 30 दिन, और फिर उसके बाद 15 दिन और मिलेंगे, समझ गए। हाँ, जिस दिन की डेट लिखी हो उस दिन के बाद से बेटा। ठीक है। So X is liable for the dishonor of the check once a check is issued by the drawer on a presumption under section 139 must follow. Now what is 139 नीचे है, मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले देखो पेनल्टी क्या है, वही बात है, क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, 2 years तक की जेल और फाइन ऑफ ट्वाइस और बोथ। बच्चे प्रिजम्पशन 139 क्या कहता है, if a check is dishonored, it is presumed unless the contrary is proved that the holder of check received the check of the nature referred in 138 for the discharge of whole। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर चेक डिसऑनर हो गया, है ना, तो डिसऑनर हुआ तो ऐसा माना जाता है स्टार्टिंग से कि आपने कोई ना कोई पेमेंट करनी थी, आपने कोई ना कोई पेमेंट करनी थी, और इसीलिए आपने चेक जो है इशू किया। ठीक है, लेकिन अगर आप ये प्रूव कर दो कि जो चेक हमने इशू किया था वो डोनेशन के लिए था, चैरिटी के लिए था, या ऐसे ही करा मैंने, तो प्रूफ तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक क्या assume करेगा, पेमेंट डिस्चार्ज करने के लिए करी थी, चाहे हो या फिर पार्ट। तो इसी वजह से 138 जो है अट्रैक्ट होता है, समझ गए। तो कह रहे presumption prescribed here is rebuttable presumption as a provision clearly provides that the person issuing the check is at a liberty to prove the contrary। मतलब दूसरा इंसान जिसका चेक डिसऑनर हुआ है उसके पास इतना फ्रीडम है कि वो ये बता सके या प्रूव कर सके कि ये जो चेक है ये इन डिस्चार्ज ऑफ एनी कंसिडरेशन नहीं, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए नहीं था, ये तो ऐसे ही था, समझ गए। तो प्रूफ किसको करना पड़ेगा, मेकर को। किसको, मेकर को, यस। The effect of this presumption is to face the evidential burden on the accused। मतलब ये क्या है, कह रहे हैं कि तुम्हें जिसको accused मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो प्रूफ करेगा कि एविडेंस लाओ, एविडेंशियल मींस एविडेंस लेके आओ, प्रूफ लेके आओ। ठीक है, डिफेंस विच में नॉट बी अलाउड एज इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। बच्चे 140 क्या कहता है, सेक्शन 140 कहता है कि ये जो है इसके पीछे आप छुप नहीं सकते,
किस बात के पीछे छुप नहीं सकते कि जब तुमने चेक काटा तुम ये बोल दो अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, कह रहे तुम पागल हो गया। पता होगा। पता होना चाहिए तुम्हें, या पता होगा ही। Because it shall not be a defense in the prosecution of this that the drawer had no reasons to believe that when the check was issued, the check may be dishonored on the payment. ठीक है ना? कह रहे तुम ऐसा पागल नहीं बना सकते हमें ये बोल के कि अच्छा वो मेरे को तो पता ही नहीं था कि जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, कि यार लिमिट के अंदर नहीं है। कह रहे वो तो तुम्हारे को चेक काटने से पहले पता होना चाहिए था ना कि Yes, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए कि नहीं, और अगर नहीं भी पता तो एटलीस्ट उतना मेंटेन करो। yes. यस, ठीक है। अब ये जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास मतलब टुमारो कराऊंगी, उससे पहले बच्चे एक मिनट जस्ट गो थ्रू दिस 5 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट विद इको। ठीक है, मैं भी पूछूंगी कि सेक्शन 138 क्या कह रहा है, 139 क्या कह रहा है और 140 क्या कह रहा है। ठीक है बच्चे, व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड, ठीक है, इट इज प्रिज्यूम्ड मतलब स्टार्टिंग से एज्यूम किया जाता है जब तक कि कुछ और ना प्रूव किया जाए, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इज प्रूव, मतलब जब तक कि आप कुछ और प्रूव नहीं करते दैट द होल्डर ऑफ द चेक, मतलब जिसको चेक दिया गया उसे चेक जो है रिसीव किया था इन द नेचर रेफर टू इन 138 फॉर द डिस्चार्ज ऑफ होल और पार्ट ऑफ द डेट ऑफ लायबिलिटी। मतलब आपने जो चेक जिस इंसान को दिया, होल्डर के पास जो चेक है वो क्यों है, क्योंकि तुमने उसके कोई पैसे देने थे। समझ गए? ठीक है दिव्या, और कोई डाउट पूछो। Examples. एग्जाम्पल की फर्स्ट 3 लाइंस। एक्स इशूड अ पोस्ट डेटेड, तो समझ आ गया बाद की डेट का चेक। Second point. हाँ कोई बात नहीं। टू वाई ऑन अकाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इट्स लायबिलिटी फर्दर एक्स इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू स्टॉप द पेमेंट, मतलब उसने कह दिया कि पेमेंट ना कर। मैंने अपने बैंक में फोन करके कह दिया भाई ये जो चेक नंबर मैंने ये जो चेक इशू किया है ना इसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। Yes. क्यों? क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट अमाउंट इन द अकाउंट, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। तो चेक तो डिसऑनर तभी होता है ना जब बैंक में अकाउंट नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है। हाँ, here in this instance 138 of the act is attracted when the check is dishonored। क्यों डिसऑनर हुआ? क्योंकि स्टॉप पेमेंट करी। और स्टॉप पेमेंट क्यों करी? इसलिए नहीं करी कि वो धोखाधड़ी कर रहा था या फ्रॉड था, उस केस में नहीं करी, तब तो आप कर सकते हो, वो इलीगल हो गया ना। Yes. लेकिन अगर आपने इसलिए करी कि आपके पास पैसे नहीं है तो कह रहे हो वो तो फिर वही, इसलिए तो 138 बना है, ये तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम दे नहीं पा रहे, इस वजह से तुम्हारा अकाउंट डिसऑनर हो रहा है। अगर एक बार चेक नहीं हो सकता जब तक कि वो फ्रॉड तुम्हें बाद में पता चला कि जिसको तुम पेमेंट करो वो फ्रॉड है। होता है ना कितनी बार, ओटीपी इशू कर दिया, चेक्स दे दिए और बाद में डर लगता है, तो कह रहे तब अलग केसेस है। ठीक है, फ्रॉड के केस में इलीगल कंसिडरेशन है ना फ्रॉड तो बेटा। हाँ, तुमने देखो कुछ ना किसी ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करी, दैट इज नॉट लीगल, दैट इज अनलॉफुल, देयरफॉर इट कैन बी स्टॉप्ड। ठीक है, डोनेशन चैरिटी दी, गिफ्ट दिए, उसमें भी कर सकते हो।